आतमजीत सर, हम जिस जगह पर खड़े हैं आज एससीओ में, जिस तरीके से बलूचिस्तान का जिक्र होता है लेकिन पहलगाम का जिक्र नहीं होता है, और साथ में इसकी कितना बड़ा ये वजह है कि हम ब्रिक्स में भी कमजोर हुए। हम सार्क के अंदर हमारा जो स्थिति हमारी भारत की थी वो गड़बड़ हुई। ये कितनी अहम है इस कड़ी में अगर हम जोड़ें कि जब हम इन तमाम संस्थाओं में, तमाम ऐसी जगहों पर जब हम कमजोर दिखे तो उसका असर एससीओ में भी पड़ा। और दूसरा, जो हमने लोन्स की बात की, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान के ऊपर पैसा बरस रहा है। एक तरफ भारत की बात तक नहीं सुनी जा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पे पैसा बरसता चला जा रहा है। इसको क्या माना जाए, कैसे देख रहे हैं आप? जी धन्यवाद जी। राम प्रकाश राय जी, मैं आपको ये बता दूं कि भारत की जो इस समय सरकार है वो एक फासिस्ट गवर्नमेंट है। वो फासिस्ट गवर्नमेंट, जिसको आप राइट विंग गवर्नमेंट कहते हैं मॉडरेट आवाजों में, वो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, जात पे लोगों को बांटती है। वो ये कहती है कि हम 80-20 करते हैं। इसराइल क्या करता है? इसराइल भी तो 80-20 करता है। इसराइल की जो वहां पे जू कॉलोनी है, उनका 80% वोट है। अगर पैलेस्टाइन को इसराइल से मिला दें तो जो वहां का मुस्लिम वोट है वो 45% हो जाएगा। नेतन्याहू क्या कोई भी इसराइल में जू गवर्नमेंट या जियोनिस्ट गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी। तो ये लड़ाने के तरीके होते हैं। आज आप कहते हैं कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को एक हो जाना चाहिए। अगर भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक हो जाएगा तो मुस्लिम वोट, यही तो भारतीय जनता पार्टी वाले डराते हैं लोगों को कि मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा, मुस्लिम लीग का वोट आ जाएगा, मुस्लिम लीग फिर से काबिज हो जाएगी। और ये नहीं बताते हैं कि पाकिस्तान बनवाने में सबसे बड़ा हाथ आरएसएस का ही है। कल ये लोग 50वीं सालगिरह जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, या उसको जो भी कर रहे थे इमरजेंसी की। इनसे अगर पूछा जाए तो इन्हीं के लोग जो हैं द्योरस और अटल बिहारी वाजपेयी, वो तो इंदिरा गांधी के कसीदे पढ़ रहे थे। और दूसरी तरफ जो इनके बाकी लोग थे वो विरोध कर रहे थे, वो जेपी को उठा रहे थे। तो इस तरीके की चीजें देखिए राजनीति में चलती रहती हैं। अब आ जाते हैं भारत पर। भारत ने कंडेमनेशन क्यों नहीं की? इजराइल ने ईरान की सोवरेनिटी को खारिज किया, उनके एयर स्पेस को वायलेट किया। ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस है। कल को कोई भी देश उठ के दूसरे देश पे हमला कर देगा, ये सोच के कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना बन जाए। भाई अगर मान लीजिए कुछ देश संपन्न है जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ज्यादातर देशों के पास तो नहीं है। तो अगर ज्यादातर देश अगर मान लीजिए यूरेनियम एनरिचमेंट करते हैं, सिविल न्यूक्लियर यूज के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये गलत है? हम क्या ग्रीन एनर्जी की तरफ नहीं जा रहे हैं? पेरिस क्लाइमेट चेंज में आपने कहा नहीं कि ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी आने वाले समय में जो है कारगर साबित होंगी। फ्रांस की तो 90% बिजली न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है। फ्रांस पे तो किसी ने हमला नहीं किया। अमेरिका के पास, इसराइल के पास बॉम्ब्स हैं, उन पर किसी ने हमला नहीं किया। इसराइल तो एनपीटी का साइनिंग अथॉरिटी भी नहीं है, एनपीटी का सिग्नेटरी भी नहीं है। जो ईरान ने कहा ना कि अब हम एनपीटी से बाहर हो जाएंगे, ये खतरे की घंटी है। ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। और आपने ये भी देखा होगा, पेंटागन की एक रिपोर्ट आई है जो सार्वजनिक हो गई है, जिसके पीछे कल जो है तिलमिला रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब। उसने कहा है कि जितनी भी ये आपकी जो एस्केलेशन हुई है, जिसमें B-2 बॉम्बर्स गए, वहां पे 14 बॉम्ब फोड़े, 30 टॉम हॉक्स गए, उन्होंने मिसाइल छोड़े, पर उससे उनकी न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को या उनके सेंट्रीफ्यूगल प्लांट्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भारत को क्या दिक्कत थी ये कह देना कि इसराइल जो है वो गलत कर रहा है, ईरान की एयर स्पेस को वायलेट कर रहा है, उनकी इंटरनेशनल जो अपने लॉ है उनको वायलेट कर रहा है। एक तरफ आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और एक तरफ इसराइल की आतंकवादी सरकार बिना बताए ईरान पर हमला कर देती है। वो ईरान जिससे आप फूड फॉर ऑयल लेते थे, जो आपका साथी रहा। जब जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे 1960 और 70 के दशक में, हमारे काम दो कंट्री आए, रशिया और ईरान। ईरान ने हमें तेल दिया, रशिया ने हमें टेक्नोलॉजी दी। जितने भी स्टील प्लांट्स हैं रशिया की मदद से लगे, जितना भी औद्योगिकरण है वो रशिया की मदद से हुआ। जो भी नेशनलाइजेशन में जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद इंदिरा गांधी ने जो काम किए वो रशिया की मदद से। हमारी डिफेंस MiG-21, MiG-29, सुकोई 30 रशिया ने हमें प्रोवाइड किए। हमारे पैटर्न टैंक्स रशिया ने हमें प्रोवाइड किए। हमारी पहली बंदूक बनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रशिया की मदद से बनी। आज हम उसी रशिया ईरान को साथ छोड़ने को तैयार है। क्यों? क्योंकि हमें इसराइल के साथ बिजनेस करने में दीर्घकालिक नहीं, छोटे फायदे हैं। छोटे फायदे क्या हैं? आप उनके साथ ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, आप उनके साथ डील बना सकते हैं, क्योंकि इसराइल को कोई यूरोपियन यूनियन का कंट्री, जो कोई नाटो कंट्री जो है उनको वेपन्स देने को तैयार नहीं है, सिवाय अमेरिका के कोई उनको वित्त पोषण नहीं करता है।
तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए कि आप किसकी गोद में बैठना चाहेंगे। आप डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठना चाहेंगे, नेतन्याहू की गोद में बैठना चाहेंगे, या आप एससीओ और जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स में एक ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लेना चाहेंगे। अभी प्रधानमंत्री मोदी गए थे G7 की समिट में। पहला वक्ता तो उन्होंने क्या कहा कि मैं ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को लीड कर रहा हूं। आज वो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप तार तार हो गई एससीओ की मीटिंग में, क्योंकि इंडिया ने ये खेद जताया कि आपने जो पहलगांव अटैक है जिसका आपने जिक्र किया, उस पर जो है आपने कोई वो पास नहीं किया, मता पास नहीं किया। अरे मता तो वो तब पास करेंगे जब आप उनके साथ खड़े मिलेंगे। भाई गलवान वैली हुई, गलवान वैली के बाद आपका बीआरआई बना, बेल्ट रोड इनिशिएटिव बना। बेल्ट रोड इनिशिएटिव में गवादर पोर्ट तक की उन्होंने सड़क निकाल दी। कहां से निकाली? पीओके से निकाली। ये तो वही बात हो गई कि जमीन किसी की, बिल्डिंग किसी और ने बनाई, आपने 9% शेयर आपको फ्री में मिल गया कि आपको 9% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। इसको कहा जाएगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भारत को 2000 के दशक में चाबार पोर्ट मिला। चाबार पोर्ट में हमारा करोड़ों रुपया खर्च हुआ। हमने वहां पे मल्टी क्रेन्स भेजी, यहां से सब सामान गया, और उसके बाद बताया जाता है कि वो ठेका जो है हमने अदानी साहब को दे दिया है। पर अदानी साहब को पहले पैसा जल्दी कमाना था, उनको हाइफा भी दे दिया गया। और सबसे पहले ईरान ने बमबारी कहां की? हाइफा पोर्ट पर की, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। तो अब अदानी साहब दोनों नाव में कैसे सवार हो सकते हैं? समुद्र में तो डूबेंगे डूबेंगे। एक तरफ चाबार पोर्ट, एक तरफ हाइफा पोर्ट, दोनों जानी दुश्मन। तो चाबार पोर्ट वापस ले लिया गया। आज की डेट में चाइना की पोजीशन ये है कि गवादर पोर्ट के साथ लगता चाबार पोर्ट भी अब ईरान मैनेज करेगा। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं, चाबार पोर्ट के अलावा आपने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर की बात की। आईएमईसी बड़े फैनफेयर से आपने अनाउंस किया कि हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे। ये यूएस बैक्ड प्रोजेक्ट है। अब पूछा यह जाना चाहिए कि आप चाइना को काउंटर करने के लिए इजराइल के साथ मिलकर आप इस तरीके का कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं। यूएस कहता हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास $36 ट्रिलियन की डेट है, हम तो पैसा दे नहीं सकते, तो फिर आप क्या करेंगे? दूसरी बात है, यूएन जनरल असेंबली में मैं एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है देना चाहता हूं। यूएन जनरल असेंबली में सीज फायर जो गाजा का रेजोल्यूशन था, भारत वहां भी एब्सेंटी में था। 19 एब्सेंटी थे जिसमें भारत एक था। क्या गजा की हालत आपको पता नहीं? गजा में क्या हालत है बच्चों की? आपको नहीं पता वहां किस तरीके से लोगों को फ्लश आउट किया जा रहा है? मैं तो यहां तक कहूंगा ये ईरान एस्केलेशन दो कारणों से हुई, एक तीर दो निशाने। पहला निशाना कि ईरान की 90% तेल जो चाइना को जाता है, उनकी एनर्जी सप्लाई करता है, उसमें बाधित करना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कोशिश की गई, पर वो हुआ नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी कोशिश थी गजा से ध्यान हटाना, क्योंकि ट्रंप साहब को रिवेरा बनाना है भाई। वो जब बटन दबाते हैं लाल वाला अपने टेबल पर, वो बटन जो है वो न्यूक्लियर बटन नहीं है, उनका डाइट कोक आता है उस बटन से। तो वो इतना मैग्लोमीनियस आदमी को है कि वो अपने ही मीडिया को गाली देता है। कभी सीएनएन को गाली दे रहा होता है, कभी न्यूयॉर्क पोस्ट को गाली दे रहा होता है, कभी वॉशिंगटन पोस्ट को गाली दे रहा होता है। जैसे यहां हमारे आईटी सेल वाले जो हैं वो गोदी मीडिया को, अपना जो सोशल मीडिया है उसको आईटी सेल वाले रोज लती आते हैं। रोज हम लोगों को आप देखते ही हैं लाइव लाइव कमेंट्स में किस किस तरह के कमेंट्स लिखे जाते हैं। उनको वित्त पोषित किया जाता है सरकार द्वारा। तो ये जो काम करने का तरीका है, जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लोगों की, सिविल सोसाइटी के लोग, एक दिल्ली में मैं आपको बता दूं पिछले 15 दिन में एक प्रोग्राम नहीं होने दिया इन्होंने। महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम नहीं होने दिया आजाद मैदान में इन्होंने। दिल्ली शहर, पूरे देश में एक भी पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं भारत के। क्यों? आपने डोनाल्ड ट्रंप का ठेका लिया है। गजा पे अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, आजादी की बात कर सकते हैं, तो फिर हम गजा के साथ क्यों नहीं खड़े? चाइना गजा के साथ 1960 के दशक से खड़ा है। हमारी पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की थी, हम पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करते थे। महात्मा गांधी ने अपनी किताब में लिख के दिया है कि पैलेस्टाइन उनका होमलैंड है, उनको वहां से निष्कासित करना एक जेनोसाइड के बराबर है। आज आप गांधी को जुटला रहे हैं, आप पैलेस्टाइन पे बात नहीं करना चाहते क्योंकि नेतन्याहू की आप गोद में बैठे हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स कमा रहा है ना भारत, स्टारलिंक को लेके आना, उधर मुकेश अंबानी गए कतर, क्या करने गए? $10 मिलियन ट्रंप साहब को दे दिए कि आपका फ्रेंचाइज हमें दे दीजिए, अब जितनी बिल्डिंगें बनेंगी आपके नाम से बनेंगी, आप ही का मंदिर बनेगा, वहीं पे अगरबत्ती जलाई जाएगी और एड्रेस दिखाया जाएगा, हम तो ट्रंप टावर में रहते हैं, तो कौन वीजा रिफ्यूज करेगा? हमारे पास तो गोल्डन पासपोर्ट आ जाएगा। तो इस तरीके की बातें होती हैं। इंडिया हैज बीन अपोजिंग बीआरआई, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो पीओके से जाता है, अच्छी बात है, पर क्या आपने चाइना के साथ ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के लिए कोई बायलैटरल टॉक की?
आपने कहा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जैसे इंडोनेशिया इंटीग्रेट हुआ, जो अब 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है 2030-31 तक, हमें भी 5 ट्रिलियन जल्दी से जल्दी बनना है। तो क्या आपने चाइना के साथ कोई बिजनेस टॉक की? आपने कुछ उद्योग लगाए? चाइना के पास न्यू डेवलपमेंट बैंक है, चाइना के पास बहुत सारे साधन है। बजाय चाइना से गलवान अरुणाचल में लड़ाई करने के, जो अब बेमतलब की गलबैया करते हैं, आप चाइना के साथ गलबैया कर लीजिए, आपका बहुत फायदा हो जाएगा उसमें। आपको इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े होकर मिल क्या रहा है? इजराइल के खिलाफ पूरा मिडिल ईस्ट है इस टाइम। खाड़ी देश जो हैं वो भी इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अमेरिका इस टाइम डेट में है, उसको अपनी डेट पूरी करने के लिए जो कहते हैं ना कि क्या नाम है, खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या नंगा, उसकी वो हालत वो हो रखी है। आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जिसको पूरी दुनिया अपोज कर रही है, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें अपनी विदेश नीति कैसे बनानी है। अच्छा, फिर मजे की बात सुनिए, आप कहीं पे डिफेंस मिनिस्टर को भेज देते हैं, जहां पे आपको अपना किसी और आदमी को भेजना होता है वहां फाइनेंस मिनिस्टर को भेज देते हैं। किसी का पोर्टफोलियो ही क्लियर नहीं है, कौन कौन सा पोर्टफोलियो संभाल रहा है। सबसे बड़ी बात यह, और जो इनके जो आधिकारिक जेम्स बॉन्ड हैं अजीत डोभाल साहब, वो तो सामने आते ही नहीं है, और सारा रायता तो उन्हीं का फैलाया हुआ है। ये जितनी भी इंटेल आती है जिसके बेसिस पर हमारी मिलिट्री काम करती है, जो पाकिस्तान का हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, आज प्रधानमंत्री मोदी का मुंह क्यों नहीं खुल रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, 17 बार कह चुके हैं सीज फायर मैंने कराया, आसिम मुनीर के साथ लंच करते हैं, क्यों चुप हैं? क्यों चुप है प्रधानमंत्री मोदी? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी।